ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। असद के पतन का अंतर्राष्ट्रीय असर। अभी हाल ही में आपने देखा है कि सीरिया में जो अशांति फैली और यहाँ आप देखते हैं कि तख्ता पलट हो चुका है, तो उसी की बात हो रही है। और इससे पहले इसी तरह की परिस्थिति आपने देखा होगा अफगानिस्तान में बनी थी, और इसी तरह की परिस्थिति आपने देखा होगा बांग्लादेश में बनी थी। और अब जो सीरिया के प्रमुख थे वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। देखिए, ये सीरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, भूमध्य सागर यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो सीरिया में नाटकीय घटनाक्रम के तहत बशर अल असद सरकार का पतन हो गया है। वहां बरसों से असद की सिया प्रभुत्व वाली सरकार और विभिन्न सुन्नी चरमपंथी गुटों के बीच संघर्ष जारी थी। परंतु 2019 में इस्लामिक स्टेट के पतन, उसके सौ घोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद वह सुर्खियों से बाहर था। 2015-16 में असद सरकार के समर्थन में रूसी वायुसेना के अभियान द्वारा सुन्नी चरमपंथियों के खदेड़े जाने के बाद यह तय माना जाने लगा ताकि असद सरकार का पतन संभव नहीं है। परंतु गत दिवस ऐसा ही हुआ। पिछले 11-12 दिनों में सुन्नी चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल शाम, इसका शॉर्ट में से HTS के नाम से जानते हैं, HTS के अभियान ने एकाएक तेजी पकड़ी और सीरिया की फौज बिना लड़े पीछे हटती चली गई। अंततः बशर अल असद को देश छोड़कर रूस जाना पड़ा। और इस बार आप देखिए, रूस और ईरान दोनों ने असद सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप से परहेज किया। असद सरकार यूक्रेन से लेकर फलस्तीन तक बिछी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर बलि का बकरा बन गया। ईरान ने असद को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसे खुद पर इजरायली और अमेरिकी हमले का अंदेशा है। वह अपने आप देखते हैं कि सीमित सैन्य और आर्थिक संसाधनों को सहेज कर रखना चाहता है। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के चलते रूस अपने सैन्य संसाधनों को यूक्रेन मोर्चे पर केंद्रित रखना चाहता है ताकि वहां अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर सके और संघर्ष विराम की स्थिति में उसके कब्जे वाला भूभाग उसके पास ही रहे। ईरान और रूस के इस रवैये से सबसे बड़ा लाभ इजराइल और तुर्की को हुआ है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो असद का परिवार था ना, ये भी आप देखते हैं कि तख्ता पलटकर आप देखते हैं कि यहाँ की सत्ता पर काबिज हुआ था। हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद असद सरकार का पतन ईरान के नेतृत्व वाले सिया गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका है। हाल फिलहाल इजराइल के लिए बड़ी तत्कालिक सफलता है। असद सरकार के पतन के तुरंत बाद इजरायली सेनाओं ने गोलान की पहाड़ियों से आगे बढ़कर सीरिया के अंदर ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। और इसका उद्देश्य इजराइल की सीमाओं का विस्तार और एक बफर जोन का निर्माण और सीरिया की सैन्य क्षमता को कुंद करना है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीरियाई सेना के लड़ने से मना कर देने के पीछे कहीं इजरायल और उसके समर्थक पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का तो हाथ तो नहीं है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने असद सरकार के पतन को ऐतिहासिक अवसर बताया, परंतु साथ ही चिताया भी कि इस घटनाक्रम के भयावह परिणाम हो सकते हैं। नेतन्याहू ऐसा कहने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि जिस HTS को पश्चिमी मीडिया सीरिया का विद्रोही संगठन बता रहा है, उसमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के पूर्व आतंकी भरे पड़े हैं। सीरिया पर काबिज तत्व फिलहाल भले ही इजराइल के काम आए हों, पर वे अपना असली रंग दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद अमेरिका के पाले पोसे ओसामा बिन लादेन ने ऐसा ही किया था। और HTS का असली आका कोई और नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है, और ठीक वैसे ही जैसे जेश और लश्कर का पाकिस्तान है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार से पहले तक सीरिया के विभिन्न इलाके ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। सऊदी अरब भी उस साम्राज्य का हिस्सा था। आज के सीरिया और इराक जैसे देशों की सीमाएं प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देशों फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने मन मुताबिक खींची थी। एर्दोगन उसी ऑटोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना देख रहे हैं। वह सीरिया पर काबिज हुए तत्वों का उपयोग कुर्दों को ठिकाने लगाने में कर सकते हैं, जो सीरिया के एक हिस्से पर काबिज है और तुर्की में भी सक्रिय है। सीरिया का तुर्की समर्थित लड़ाकों के हाथ में जानत कतर तुर्की एक गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव को नया जीवन दे सकता है, और जिसके जरिए आप देखिए कतर और सऊदी अरब की गैस सीरिया और तुर्की से होकर यूरोप पहुंच सकती है। यूरोप की रूस पर ऊर्जा निर्भरता घट सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि रूस और ईरान सीरिया में अपने खुफिया अभियानों का दायरा बढ़ाएं
और जैसे अमेरिका, तुर्की और इजराइल ने अपने अपने हितों के लिए चरमपंथी गुटों का उपयोग किया है, वैसे ही रूस भी अपने मतलब के चरमपंथियों को बढ़ावा दे। भले ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप का कहना हो कि अमेरिका का सीरिया से कोई लेना देना नहीं है, पर HTS का नेता गोलानी इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी का दायां हाथ कह रह चुका है और सीरिया में अलकायदा का प्रमुख भी रहा। विडंबना यह है कि अमेरिका का लिबरल मीडिया $10 मिलियन के इनामी और इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्याओं में शामिल रहे गुलानी को क्रांतिकारी बता रहा है। और इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भी अमेरिका डीप स्टेट ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया, या फिर वह ट्रंप के काबू से बाहर है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप की जीत के बाद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा बांग्लादेश में सत्तासीन की गई मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत को लेकर आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। और मुस्लिम जगत में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की कई अलग अलग शाखाएं, मुस्लिम ब्रदरहुड, वहाबी इस्लाम और खामेनेई के चरमपंथी शिया संगठनों के संघर्ष का प्रभाव भारत की सुरक्षा पर पड़ता रहा। इसमें से किसी भी विचारधारा का विस्तार भारत के हित में नहीं है, और इसलिए जहां हमास हिजबुल्लाह का विनाश और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्षरण भारत के हित में है, वहीं मुस्लिम जगत में सुन्नी शिया खेमों में शक्ति संतुलन बना रहना भी आवश्यक है। तुर्की और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते के चलते भी भारत को सीरिया के घटनाक्रम से सतर्क रहना होगा। यह ठीक नहीं है कि एक के बाद एक देश सुन्नी चरमपंथी गुटों के हाथ में पड़ते जा रहे हैं और तुर्की एवं कतर जैसे देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद को विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ये भी याद रखिएगा। नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ता सिनेमा। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ और फिल्मों से संबंधित सभी पहलुओं के इस भव्य समारोह का मुख्य आकर्षण भारतीय सिनेमा की 4 महान हस्तियों, बहुमुखी अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव, महान शोमैन राज कपूर, सदाबहार स्वरों के साधक मोहम्मद रफी और प्रतिभाशाली कहानीकार तपन सिन्हा के कार्यों से जुड़ा एक ऐतिहासिक उत्सव रहा है। और इन दिग्गजों ने अपने प्रतिभा एवं दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग को गौरवान्वित किया और एक ऐसा अमिट जादू बिखेरा जिसने फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और दर्शकों की कई पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया और उनकी विरासत युगों युगों तक गूंजती रहेगी। राज कपूर अभिनेता, निर्देशक, स्टूडियो मालिक और निर्माता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे और उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों को हास्य एवं संवेदना के साथ चित्रित करती थी और जिसमें वे आम आदमी की आवाज बन गए। अपनी मार्मिक कथाओं और गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले तपन सिन्हा बंगाल के एक निपुण फिल्मकार थे। उनका काम अक्सर आम लोगों के संघर्ष को उजागर करता था। कलात्मकता को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उनकी फिल्मों को कालजयी बना दिया। अक्किनेनी नागेश्वर राव, जिन्हें NENR के नाम से भी जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा की महान हस्ती थे और उन्हें उनके लचीले व्यवहार और सशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने तमाम यादगार भूमिकाएं निभाई। सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक रफी अपनी असाधारण आवाज और अभिव्यंजक गायन शैली के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके सदाबहार गीतों ने कई पीढ़ियों और भाषाओं के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है और एक फिल्म महोत्सव सही अर्थों में तभी सार्थक बनता है जब वह अपने इतिहास को याद करता है। IFFI के 55वें संस्करण में न केवल इन हस्तियों की सिनेमाई उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया, बल्कि फिल्मी प्रेमियों की नई पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचित कराने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया है। और पहले एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति में ANR, राज कपूर, मोहम्मद रफी और तपन सिन्हा की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया और जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस समारोह का एक अनूठा आकर्षण इन हस्तियों को समर्पित एक विशेष डाक टिकट संग्रह का विमोचन था। इन 4 दिग्गजों की प्रतिष्ठित छवियों को प्रदर्शित करने वाले इस स्मारक डाक टिकट संग्रह ने सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान को अमर बना दिया। एक बेहद सराहनीय बात यह रही कि इस फिल्म महोत्सव में इन महान हस्तियों के परिवार के सदस्य, सहयोगियों और फिल्म उद्योग के दिग्गजों के साथ पैनल चर्चा एवं बातचीत के सत्र की एक श्रृंखला पेश की गई और इस बातचीत में ने इन दिग्गजों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन से जुड़ी अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान की है। प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर और अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे एवं अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने तेलुगु सिनेमा को आकार देने में इस कलाकार की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला है। महान शोमैन के पोते
सोमेन के पोते एवं अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म निर्देशक राहुल रावल ने राज कपूर की विरासत की पड़ताल की और तथा भारतीय सिनेमा में उनके प्रेरक कार्यों और कला को सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता का विश्लेषण भी किया है। और आप देखिए, मुझे भारतीय संगीत में रफ़ी के कालातीत योगदान पर विचार करने के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायकों अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम और गायक शाहिद रफ़ी के साथ एक गहन परिचर्चा में भाग लेने का सौभाग्य अब देखने मिला। और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, अभिनेता अर्जुन चक्रवर्ती, फिल्मों के विद्वान एन मनु चक्रवर्ती ने तपन सिन्हा की कहानी कहने की उत्कृष्ट शैली और बंगला एवं भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव के बारे में अपने विचार पेश किए। IFFI ने आप देखते हैं दिग्गज कलाकारों की कलात्मक उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए डिजिटल रूप से पुनः स्थापित फिल्मों की एक विशेष लाइनअप भी खूबसूरती से तैयार की थी। चयनित फिल्मों में देव दासु, अक्कीनेनी नागेश्वरराव, आवारा, राज कपूर, हम दोनों, मोहम्मद रफ़ी का संगीत और हारमोनियम तपन सिन्हा शामिल थी। इन फिल्मों के प्रदर्शन ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और पीढ़ियों से चली आ रही उनकी शाश्वत अपील का उत्सव मनाया। कारवान ऑफ सॉन्ग्स नाम की एक संगीतमय यात्रा में राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी के 150 गीतों के साथ साथ ANR और तपन सिन्हा के 75 गाने प्रदर्शित किए गए। और इस संगीतमय श्रद्धांजलि ने भारतीय सिनेमा के समृद्ध साउंडस्केप में उनके बेजोड़ योगदान पर प्रकाश डाला है। और अंत में इस फिल्म महोत्सव में सफरनामा नाम की एक प्रभावशाली प्रदर्शनी में इन चारों दिग्गजों के जीवन और कैरियर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, यादगार वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और केंद्रीय संचार ब्यूरो ने अतीत एवं वर्तमान के बीच के अंतर को पाटते हुए इन हस्तियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर समारोह ने न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस स्थायी भावना को भी मजबूत किया है और जिसे इन दिग्गजों ने आकार देने में मदद की है। IFFI ने यह सुनिश्चित किया है कि इन सिनेमाई हस्तियों की विरासत भावी कहानीकारों और दूरदर्शी लोगों का मार्ग प्रशस्त करती है। लेखक जाने माने फिल्मकार हैं, इनका नाम है सुभाष घई, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय भी दिया करिएगा आप लोग, आपकी राय जरूर मायने रखती है। सुंदर भविष्य, प्रत्येक मनुष्य को स्वयं की संतति के तथा परिजनों के सुंदर भविष्य की चिंता रहती है और इस दिशा में वह अपनी बुद्धि के अनुसार संघर्ष भी करता रहता है। जहां कुछ लोग भविष्य को लेकर आश्वस्त रहते हैं, वहीं अधिसंख्य जन सदा आशंकित चिंतित मिलेंगे। यह अंतर व्यक्ति की सोच से उत्पन्न होता है। सोच में अस्पष्टता हो तब सुख संतुष्टि तो दूर, चिंता कुल और अधीर रहना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। इसके विपरीत प्रभु और उसकी योजना में आस्था रखने वालों को निरंतर उच्च शक्तियों से संबल मिलता रहता है। आज की भली या बुरी स्थिति की आधारशिला बीते कल में रखी गई थी, वर्तमान में तो कल सजोई गई अभिकल्पना तथा उसके अनुकूल संपादित किए गए कार्यों की स्वाभाविक परिणति है। भलाई बुराई वापस लौटकर हमारे पास आती है। आज जो सदकार में निरत है वे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोच भी कर्म है। जिन विचारों को मन मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे उसी अनुरूप हमारा आचरण तथा कार्य होंगे और फल मिलेगा। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए शास्त्र और शुद्धि जन धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। सद्बुद्धि होगी तो उन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, मूल्यों और संगत को अपनाएंगे जो हमें सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देते हैं। प्रत्येक प्राणी का चेतन स्वरूप सार्वभौम चेतना के सूक्ष्म इकाई है। प्रभु का अंश होने के कारण प्रत्येक मनुष्य अथाह सामर्थ्यपूर्ण एवं बेहदारण उपनिषद के बीज मंत्र अहम ब्रह्मास्म की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य से यह संदेश दिया कि स्वयं के भीतर निहित ईश्वरीय अंश को अनुभूत कर लेंगे तो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जागृत हो जाएंगे और उस स्थिति में हमारे विचार, आचरण और कार्य स्वतः ही ईश्वरीय विधान की अनुपालना में होंगे। जैसा चाहोगे वैसा हमारा भविष्य बन जाएगा। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इन बातों को पढ़ा करिएगा और इनसे कुछ सीखा करिएगा। अब जॉर्ज सोरोस का साया, ये आप देखते हैं कि हमारी संसद की कार्यवाही काफी हंगामा हो रहा है। आप देखिए संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, एक और दिन संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई और इस कार्रवाई पर आप देखते हैं कि पानी की तरह पैसा बहता है। तो यही होना चाहिए, कम से कम मैं कहता हूं अच्छी बहस हो। अब कोई भी चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी को सुना जाना चाहिए। इस हंगामे का कारण वही अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस रहे जिन्हें लेकर पहले भी संसद के भीतर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हो चुकी है।
पहले भाजपा यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी एजेंडे को न केवल आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके करीबियों से मेल मुलाकात भी करते रहे हैं। अब भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी का संबंध उस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से है जिसे जॉर्ज सोरोस ने से वित्तीय मदद मिलती है। भाजपा की माने तो सोनिया गांधी उक्त फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं और यह मंच इस वक्त मत का है कि कश्मीर को भारत से अलग क्षेत्र माना जाना चाहिए और आप देखते हैं कि जाना चाहिए और यह तो वही खतरनाक विचार है जो पाकिस्तान का है। आखिर भारत की एकता अखंडता के खिलाफ ऐसे विचार रखने वाले किसी संगठन से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को कोई लेना देना क्यों होना चाहिए। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस क्रोधित होना समझ में आता है, लेकिन ऐसे बात बनने वाली नहीं है। आखिर उसे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने में क्या समस्या है। कांग्रेस के साथ सत्ता पक्ष से भी यह अपेक्षित है कि वह जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि यह भी उजागर करे कि यह अमेरिकी निवेशक भारतीय हितों के खिलाफ किस तरह सक्रिय है। और ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OCCRP नामक उस अमेरिकी मीडिया समूह को पैसा देता है जिसने अडानी समूह के खिलाफ अभियान छेड़ा था, बल्कि इसलिए भी कि बांग्लादेश में उथल पुथल के पीछे भी उनका हाथ नजर आ रहा है। जो जॉर्ज सोरोस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अपना मित्र बताते हैं, उनके एक करीबी ने इसी रविवार को उनसे ढाका में मुलाकात की। यह मुलाकात भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश जाने की पहले हुई है। क्या यह महज एक दुर्योग है? सच जो भी हो, बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिकी एजेंसियों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। तथ्य यह भी है कि भारत की तमाम चिंताओं के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं अन्य अल्पसंख्यकों का दमन थम नहीं रहा है और इससे भी चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उस पर अमल नहीं करने में आनाकानी कर रही है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की कारोबारी गौतम अडानी से करीबी और सोनिया राहुल गांधी की जॉर्ज सोरोस से निकटता एक ऐसी बात नहीं है। जॉर्ज सोरोस कोई भारतीय कारोबारी नहीं है, वह केवल मोदी सरकार से ही वैर नहीं रखते हैं, उन्हें अन्य कई देशों की सरकारें भी खलनायक मानती हैं। उनके भारत विरोधी रवैये के कारण विदेशी मंत्री S जयशंकर भी उन्हें खरी खरी सुना चुके हैं। ये आप देखिए, बांग्लादेश है पड़ोसी हमारा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आज सुरक्षित बेटियां, कहा जाता है कि जिनके घर बेटियां होती हैं वे भाग्यशाली होते हैं। वर्तमान परिदृश्य में बेटियों के जन्म पर लोग जितनी खुशी मनाते हैं उससे अधिक चिंता उन्हें बेटियों की अस्मिता और सुरक्षा को लेकर रहती है। बढ़ते आपराधिक मामले उन्हें असहज व असुरक्षित महसूस करवाते हैं। बेटियों के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है, लेकिन समाज में कुछ लोगों की गहरी सोच उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। बेटियों के विरुद्ध अपराध में देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश की सरकारों ने गंभीरता दिखाई और हेल्पलाइन भी शुरू की है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला पक्ष यह है कि अब भी छेड़छाड़, दुष्कर्म, पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ती। बिलासपुर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 14 वर्षीय बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके आप देखते हैं कि वास्तविक कारण जो तो जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी छोटी सी आयु में उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। चिंता का विषय यह है कि अधिकतर घटनाओं में जान पहचान वाले लोग ही संलिप्त पाए जाते हैं। शिमला जिले में जुब्बल में पड़ोसी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। 2 दिन पहले शिमला शहर में शर्मनाक घटना हुई जिसमें 7 वर्षीय बच्ची से मामा ने दुष्कर्म किया। पिछले सप्ताह भी ठियोग में दुष्कर्म पीड़िता युवती ने बच्ची को जन्म दिया और बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी सुरक्षा का दायित्व भी समाज का ही है। कहीं भी बेटियों के विरुद्ध अपराध होता देखें तो यह ना सोचें कि वह किसकी बेटी है। बेटियां सबकी साझा अमानत होती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबको निभानी होगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। और देखिए, एक बात मैं बता दूं ना आप लोगों को, अगर भगवान, देखिए धरती की देवी है वो माता, और आप सोचिए अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ी चिंता की बात है और हम किस ओर जा रहे हैं इस पर हमें रुक कर सोच लेना चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर, धरती का भगवान डॉक्टर को कहता है, महिला डॉक्टर के साथ किस तरह की दरिंदगी हुई पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, दुनिया जगजाहिर हो गई है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसमें आनन कानन नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा है पुलिस को दुष्कर्म की जो उसके साथ बलात्कार हुआ वो FIR करवानी गई थी तो उसे रिश्वत देना पड़ा FIR लिखवाने के लिए। ऐसे लोगों पर आप देखते हैं कि वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब आप देखिए संवेदनहीनता खत्म हो गई। भाई किसी के साथ गलत हुआ,
आप सोचिए वो एफआईआर लिखवाना आया हो और उसकी आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, उसे रिश्वत देनी पड़ रही है। क्या कह सकते हैं? मानव अधिकारों का ना हो हनन। तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी सिफारिशों को इसके सभी सदस्यों ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। तभी से विश्व भर में 10 दिसंबर का दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनुष्य के जीवन यापन और विकसित होने के लिए मूलभूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों का संरक्षण किए जाने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन विडंबना है कि मानवाधिकारों की घोषणा के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्व भर में करोड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित हैं। करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। 1 अरब से भी ज्यादा लोग कम अथवा ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं। भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तख्ती भट्टी को में झोंकने को विवश हैं, जो स्कूली शिक्षा से भी वंचित हैं। और देश में मजदूर महिलाएं एवं छोटे छोटे मासूम बच्चों का शारीरिक मानसिक शोषण किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। 1 अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। क्या यह सरासर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है? क्या यह मानवाधिकार आयोग का दायित्व नहीं है कि वह इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाए? भारत में करोड़ों लोग आज भी भूखे नंगे अपनी जिंदगी के दिन जैसे तैसे उद्देश्यहीन पूरे कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए मानवाधिकारों का कोई महत्व हो सकता है? मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के अलावा लगभग प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय है। जैसे भारत में देखते हैं ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लेकिन जिस गति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उससे मानवाधिकार आयोगों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। भारत में सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना, उनको प्रोत्साहन देना था। आयोग अपने गठन के बाद के इन 30 वर्षों में भी अपने दायित्व को निभाने में कितना सफल रहा है, इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है। राज्यों में देखते हैं, राज्य स्तर पर होता है मानवाधिकार आयोग। और देखिए, मानवाधिकार आयोग में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, लोगों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये सबको पता है। लेकिन उनका समाधान कौन करे, ये परेशानी है। और समाधान कैसे हो सकता है, ये भी सबको पता है, लेकिन कौन करे, कौन जिम्मेदारी ले, ये बड़ी बात होती है। ये टिप्पणियां हैं, इन्हें देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी की पहल, वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की ओर बढ़ते कदम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये उच्च शिक्षा नीति में परिवर्तन अक्सर समाज के विकास और जरूरतों के साथ जुड़ा होता है। यूजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया 2 डिग्री नियम छात्रों को एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में नामांकन की अनुमति देता है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। हालांकि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की मानसिक स्थिति और सामाजिक संरचना पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकती है। और देखिए, शिक्षा हर किसी की मूलभूत जरूरत है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम परिवार के बच्चे हों या बड़े लोग हों, कोई भी हो। देखिए, जब छात्रों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित हो। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, कई विकसित देश हैं दुनिया में जहां शिक्षा बिल्कुल फ्री है, चाहे कोई भी डिग्री लेना है, आपको कहीं तक पढ़ाई करना है, किसी भी तरह की पढ़ाई करना हो। और इसमें आप देखते हैं कि क्या छात्र दोनों डिग्री में समान रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। शिक्षण संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों पर शैक्षणिक बोझ ना पड़े, साथ ही उनकी गहनता से सीखने की क्षमता प्रभावित ना हो। 2 डिग्री प्रणाली से छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ सकता है। पढ़ाई के साथ साथ समय प्रबंधन एक चुनौती बन सकता है। साथ ही 2 डिग्री करने का खर्च छात्रों, उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ डाल सकता है। और इस समस्या का समाधान शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा बड़ी महंगी हो चुकी है। 2 डिग्री प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि छात्र रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। यदि पाठ्यक्रम उद्योग की मांग के अनुसार तैयार नहीं किए गए, तो छात्रों की रोजगार परकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यूजीसी का स्नातक पाठ्यक्रमों में लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा में एक अच्छा कदम है। यह नीति छात्रों को 3 या 4 साल के पाठ्यक्रम को तेज गति से पूरा करने या फिर आवश्यकता अनुसार 5 साल तक बढ़ाने की स्वतंत्रता देती है।
इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा बल्कि कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यवसायिक बनाना है और जिससे छात्र व्यक्तिगत, आर्थिक और अकादमिक जरूरतों के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यूजीसी का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रस्ताव उन छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगा जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जब वे अपनी पढ़ाई को समय और परिस्थितियों के अनुसार जारी रख सकते हैं एवं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, यह कदम शिक्षा को मजबूर नहीं है बल्कि एक अवसर बनाने की ओर है। विषय चयन की स्वतंत्रता छात्रों की रुचि और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र कला या फिर वाणिज्य के क्षेत्रों में अपनी रुचि का अनुसरण कर सकते हैं। यह बदलाव छात्रों को अधिक आत्मनिर्भर और सृजनात्मक बना सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि छात्रों को सही मार्गदर्शन और काउंसिल दी जाए ताकि वे अपने विषय का चयन समझदारी से करें। विषयों में विविधता छात्रों को नई तकनीकों के प्रति अधिक जागरूक बना सकती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि एक वाणिज्य का छात्र कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर फिनटेक क्षेत्र में काम कर सकता है। इस प्रकार यदि यह नीति छात्रों के करियर विकल्प को व्यापक बना सकती है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प ड्रॉप आउट दर को कम कर सकता है। छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के बावजूद बाद में इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। यह शिक्षा को लचीला और सुलभ बनाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये नवाचार निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाएगी और हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए संस्थानों, शिक्षकों और सरकार को इन चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। और वस्तुतः शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समानता का सबसे सशक्त उपकरण है। यूजीसी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेश किए गए नए नियम इस उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता व दृढ़ता प्रदान करता है। और स्नातक पहल न केवल शिक्षा को अधिक लचीला और समावेशी बनाती है बल्कि कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए छात्रों को उनकी रुचि और कौशल के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब यह छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक दिशा चुनने का अधिकार होगा। और आप देखते हैं कि चाहे वह कला का छात्र हो जो विज्ञान में अपनी रुचि तलाशना चाहते हो या फिर वाणिज्य का छात्र जो मानविकी में नई संभावनाएं देख रहा हो, यूजीसी के इस कदम से छात्रों के लिए हर दरवाजा खोल दिया है। आगे की राय तो यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का प्रतीक है जो शिक्षा को लचीला, समावेशी और प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नियम न केवल छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा का चयन करने की स्वतंत्रता देगा बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा को समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। और इस तरह के बदलावों से न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि यह देश की समग्र विकास दर को भी प्रभावित करेगा। युवाओं को अधिक लचीलापन और बेहतर अवसर मिलने से भी राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। यह व्यवस्था युवाओं को अधिक सृजनात्मक और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी जो अंततः भारत को वैश्विक मंच पर एक शिक्षा कौशल विकास केंद्र बना देगा। और यह बदलाव शिक्षा को एक आयाम से निकालकर बहुआयामी दृष्टिकोण में बदलने की कोशिश है जो युवाओं को सशक्त करेगा, उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। हालांकि इस प्रभावी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन इसकी व्यापकता और दूरगामी प्रभाव से भारत का शिक्षा क्षेत्र नए मुकाम पर पहुंचेगा। इस पहल का स्वागत करते हुए हमें उसे सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में समर्पित प्रयास करने चाहिए। वर्ष में 2 बार नामांकन का अवसर सराहनीय है। देखिए, आप लोगों के पास क्या सुझाव रहते हैं, आप लोग क्या सोच रखते हैं, ये तो लिखेंगे, आप लोग नीचे राय दिया करिएगा तब तो मालूम चलेगा आपका। तो जब आर्टिकल पढ़ लेते हो, देख लेते हो तो उसके बाद अपनी राय जरूर आप लोग लिखा करिएगा, वही मायने रखती है। यूजीसी द्वारा साल में 2 बार उच्च शिक्षा में दाखिला देने का प्रस्ताव भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बन सकता है। यह कदम न केवल छात्रों को अधिक अवसर और लचीलापन प्रदान करेगा बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह कदम स्वागत योग्य प्रतीत होता है, इसके दूरगामी प्रभाव संभावित चुनौतियों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग और हर समुदाय तक पहुंचाना है।
उच्च शिक्षा में 2 बार दाखिला देने की व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक विकासशील शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि कोई छात्र एक शैक्षिक वर्ष में प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अगले 6 महीने के बाद दूसरा अवसर मिलेगा, जो उसे उसकी शिक्षा की यात्रा में निराशा की बजाय एक और मौका प्रदान करेगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो विभिन्न कारणों से पहली बार प्रवेश नहीं पा सके, जैसे आर्थिक समस्या हो गई, सामाजिक दबाव या परीक्षा के दौरान उत्पन्न हुई अनचाही परिस्थितियां। और इससे एक नया विश्वास मिलेगा कि शिक्षा कोई एक बार का अवसर नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है, और जिसमें आप देखते हैं कि हर कदम पर नया अवसर मिलेगा। साल में दो बार दाखिला लेने की नीति छात्रों को बहुविषयक शिक्षा और करियर के विभिन्न रास्तों पर सोचने का अवसर देगी। अब छात्र एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे, जिससे आप देखिए उन्हें अपनी रुचियों और करियर के लक्ष्यों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह बहुविषयक शिक्षा प्रणाली एक ऐसे योग की ओर संकेत करती है जहां छात्रों को सीमित विषयों से बाहर अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह प्रस्ताव छात्रों के लिए लाभकारी हो सकता है, परंतु इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। और आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों कॉलेजों के प्रशासनिक ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि 2 बार दाखिले की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना एक कठिन कार्य होगा। शिक्षकों की संख्या, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कर्मचारियों की अपर्याप्त तैयारी से भी गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। और वैसे लचीलापन, बहुविषयकता का दुरुपयोग भी हो सकता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम की संरचना और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता तो यह व्यवस्था एक रूपरेखा बनकर रह जाएगी, जो छात्रों की गुणवत्ता से वंचित कर सकती है। और इसलिए इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को ढांचागत सुधार और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होगी। यूजीसी का यह कदम भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के करीब लाने के लिए आवश्यक है। आज के प्रतिस्पर्धी विश्व में वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, उच्च शिक्षा में साल में 2 बार दाखिले का प्रस्ताव साहसिक कदम है, जो छात्रों को लचीलापन, समावेशिता, विभिन्न अवसरों का प्रदान करेगा, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशासनिक, शैक्षिक और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी। और इस नीति को यदि ठीक से लागू किया जाता है तो यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकती है। समझ रहे हो आप लोग? अब आप देखते हैं ममता बनर्जी के बारे में, आप देखते हैं कि पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। राजनीति की बातें होती रहती हैं, और अगर आपको राजनीति करनी है तो भैया जरूर आप नेताओं को पढ़ा करिए, नेताओं के बयान देखा करिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब देख रहे हैं कृत्रिम तरीके से बुद्धि भी बनाने की बातें होने लगी। रोग निदान की आसान राय, तो हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपचार की बढ़ती लागत से सभी चिंतित हैं। कैंसर जैसी बीमारियों की उपचार लागत में दवाओं की कीमत एक बड़ा हिस्सा होता है। बढ़ती दवा कीमतों के दौर में हमें कम कीमत वाली दवाओं को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना न केवल दवा उद्योग के लिए बल्कि सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेनरिक और बायो सिमिलियर्स, जो कि ब्रांडेड दवाओं के संस्करण है, अत्याधुनिक एवं जीवन रक्षक दवाओं को अधिक किफायती बनाते हैं। बायोसिमिलर उस संदर्भ के उत्पाद के समान होते हैं जिससे उनकी तुलना की जाती है, लेकिन उनमें स्वीकार अंतर होता है क्योंकि वे जीवित घटकों से बने होते हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की सटीक प्रतिकृति होती है और जिनमें मूल औषधि के समान सक्रिय संघटक होते हैं। ब्रांडेड दवा के जेनेरिक अवतार की खुराक, सुरक्षा, प्रभाव, दवा प्रबंधन के तरीके, गुणवत्ता, परिणाम और चिन्हित उपयोग ब्रांडेड दवाओं के समान ही होते हैं। एक बार जब एक दवा निर्माण एजेंसी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से विपणन प्राधिकरण प्राप्त हो जाने और विपणन शुरू कर देने से तयशुदा सफल वर्षों के बाद अन्य निर्माताओं को समकक्ष दवा निर्माण के संबंध में नैदानिक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि बायोसिमिलर के अणु जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें नैदानिक परीक्षणों से गुजरना जरूरी होता है। जेनेरिक दवाओं के विपरीत बायोसिमिलर दवा के प्रत्येक पुनरावृत्ति को नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होता है, और जो एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। मूल जैविक दवाओं के लिए पेटेंट की समाप्ति के बाद बनाए जाने वाले बायोसिमिलर उत्पाद पेटेंट के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि अंतिम उत्पाद पहले से ही पेटेंट किए गए ज्ञात संदर्भ जीव विज्ञान के समान है। लेकिन प्रक्रिया पेटेंट के लिए तब तक पात्र है जब तक कि प्रक्रिया पेटेंट योग्यता के लिए अन्य मानदंडों को पूरा करती है।
ये स्वास्थ्य सेवा लागत में कमी, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और विनियामक क्षमता का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापक दृष्टिकोण बायोसिमिलर को वैश्विक रूप से अपनाने में मदद करेगा। उन्नत उपचारों तक पहुंचने में सुधार करेगा और स्वास्थ्य सेवा लागत को कम करेगा। विभिन्न देशों में बायोसिमिलर के लिए विनियामक ढांचों द्वारा अपनाई जा रही जटिल स्वीकृत प्रक्रियाओं और आप देखिए मानकीकृत दिशा निर्देशों की कमी जैसी स्थितियों से निपटना और उच्च आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच असंगतता को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्मार्ट तकनीकी, खासतौर पर एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एकीकरण बायोसिमिलर दवा विकास प्रक्रिया को बदल रहा है। वस्तुतः एआई विशाल जैविक डाटा का विश्लेषण करके आणविक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाकर परीक्षण डिजाइनों को कुलित करके दक्षता और सटीकता को बढ़ाता है। यह बायोमार्कर की पहचान में लगने वाली समय को कम करता है और नैदानिक परीक्षण, डिजाइन एवं डाटा विश्लेषण में सुधार करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बायोसिमिलर उत्पादन की निगरानी और नियंत्रण करता है एवं वास्तविक समय के डाटा के माध्यम से गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। इन एआई मॉडलों का उद्देश्य बायोसिमिलर के परिणामों की तुलना में उनके मूल उत्पादों से करना है और जिससे यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि यह बदलाव व्यक्तिगत रोगियों और व्यापक आबादी के लिए उपयुक्त है। यानी मॉडल बायोसिमिलर और मूल दोनों की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पर विचार करने के लिए व्यापक नैदानिक डाटा का उपयोग करता है और जिसमें रोगों की जनसांख्यिकी, रोग विवरण, उपचार इतिहास और परिणाम शामिल होते हैं। कम नहीं चुनौतियां, बायोसिमिलर विकास में एआई को लागू करने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं और जिसमें आप देखिए उच्च गुणवत्ता वाले बेहद डाटा सेट का संग्रहण, डाटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं और एआई परिणामों की सावधानी पूर्वक व्याख्या शामिल है। डेवलपर्स और विनियामकों के बीच निरंतर संवाद के बावजूद एआई तकनीकों की आसान विनियामक स्वीकृति अभी भी दूर की कौड़ी है। माना जा रहा है कि एआई प्रौद्योगिकियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों की देखभाल मॉडल में बायोसिमिलर को शामिल करने, स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने, उपचार संबंधी निर्णय लेने की रणनीतियों में सहायता करने और उच्च आय तथा निम्न व मध्यम आय वाले देशों के बीच की खाई को पाटने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा एआई प्रौद्योगिकी स्वीकृति, बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाओं की बढ़ती संख्या को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।